एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। उस फसल का नाम है मक्का, जिसे आप मेज बोलते हैं, जिया मेज। तो देखिए, आज हम इस मुख्य फसल के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट सारा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इस क्लास के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का, जिसे आप क्या बोलते हैं, वानस्पतिक नाम क्या होता है मक्का का? जिया मेज। अब देखिए, जब हम मक्का के बारे में बात करते हैं, मेज एक बहुत सीरियल क्रॉप है, आप जानते हैं, खाद्यान्न फसल है। मक्का कैसी है? एक खाद्यान्न फसल है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका कुल क्या है। देखिएगा, इसका कुल अगर आपसे पूछ ले कि मक्का का कुल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मक्का किस फैमिली से बिलोंग करती है। मक्का का जो कुल होता है वो सेम वही होता है जो हमने पहले पढ़ा था, ग्रेमिनी या पोएसी। याद रखिएगा, ग्रेमिनी, जिसे पोएसी भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? अगर आपसे ऐसा पूछ ले उत्पत्ति, तो याद रखिएगा मैक्सिको। इसका उत्पत्ति स्थल अगर आपसे पूछ ले मक्का के बारे में, तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप? मैक्सिको में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। 2n बराबर पूछ ले अगर आपसे, मक्का में 2n कितने होते हैं, तो याद रखिएगा मक्का में 2n होते हैं 20। याद रखिएगा, और इसे अनाज की रानी कहा जाता है, यह आपको पता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाज की रानी किस फसल को कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है मक्का को। अब देखिए, जब हम मक्का की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछें कि मक्का जो फसल है वो मुख्य रूप से क्या सोर्स मिलता है, इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो याद रखिएगा मक्का मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत मिलता है। याद रखिएगा, हाईएस्ट इसके अंदर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH2ON। कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य उत्पाद है जो इसके अंदर मिलता है। किसको? हमें अगर आप बात करें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा क्या मिलता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। और याद रखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट की रेंज पूछ ले कितना मिलता है, तो भी आप याद रखिएगा 75 से 76% तक मक्का के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि मक्का का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, याद रखिएगा मक्का का पुष्पक्रम आपसे पूछ ले, और अगर आपसे पूछ ले कि मक्का का फल क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पुष्पक्रम और फल। अगर हम बात करें मक्का का पुष्पक्रम और मक्का के फल का प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर प्रश्न बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि मक्का का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा मक्का का पुष्पक्रम कहलाता है स्पेडिक्स। और इसके फल का जो प्रकार होता है वो कहलाता है, याद रखिएगा ये भी आप, कैरियोप्सिस। क्या आंसर होगा इसका? इसके फल का प्रकार होगा कैरियोप्सिस। और अगर आपको इसका पुष्पक्रम पूछे, तो इसका पुष्पक्रम का आंसर होगा स्पेडिक्स। इसमें जो नर पुष्प होता है उसे टेसल कहा जाता है, नर पुष्प को टेसल। और जो मादा पुष्प होता है इसे उससे कहा जाता है सिल्क। ये चीज आप याद रखिएगा, नर पुष्प को कहा जाता है टेसल और मादा पुष्प को कहा जाता है सिल्क। इसके ऊपर भी प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है। अब देखिए, अगर आपसे सिंपल पूछे कि यह पौधा द्विलिंगी होता है या एक लिंगी होता है, तो याद रखिएगा नर का जो इसका जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है। और अगर आपसे पूछे कि मक्का का जीन कौन सा है, याद रखिएगा मक्का का जीन, एक तो ये द्विलिंगी पौधा है, और जिस प्रकार से आपने धान वान में आपने इसका क्या देखा था, जीन देखे थे, उसी तरह से अगर आपको मक्का का जीन पूछे, तो मक्का का जो जीन होता है, याद रखिएगा मक्का का जो जीन है उसका नाम है ओपेक या ओपेक 2 जीन। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी मक्का का जीन पूछ ले, तो मक्का के जीन का नाम क्या होता है? ओपेक। अब देखिए, जब हम सिंपल सी टॉपिक बाय टॉपिक अगर बात करना चाहें, तो सबसे पहले आप इसका देखिएगा, इसका टेस्ट वेट कितना होता है। मक्का का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 200 से 250 ग्राम टेस्ट वेट। परीक्षण भार कितना होता है? 200 से 250 ग्राम।
ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, मक्का के बारे में। अब देखिए अगर आपसे सिंपल पूछे कि मक्का के दाने की विशेषताओं के आधार पर इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, मक्का के दानों की विशेषताओं के आधार पर कुछ अलग अलग टाइप के मक्का पाए जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखिएगा मक्का के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेज। सिंपल रूप से तो आप मक्का को जानते हैं, जिया मेज बोलते हैं उसको, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीशीज है, उन स्पीशीज के नाम याद रखिएगा, जैसे फ्लिंट कॉर्न और डेंट कॉर्न। मैं सबके पहले नाम लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। फ्लिंट कॉर्न, दूसरा लिख रहा हूं मैं डेंट कॉर्न। ये हिंदी में भी इसी तरह से लिखे हुए आएंगे, फ्लिंट लिखा हुआ आ जाएगा, डेंट लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, मक्का की बात हो रही है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा पॉपकॉर्न, और चौथा है स्वीट कॉर्न, ये भी आप जानते हैं, पॉपकॉर्न और है स्वीट कॉर्न, और एक होता है वैक्सीकॉर्न, मोम जैसा। ये देखिए ये अलग अलग प्रकार है किसके, मक्का के अलग अलग प्रकार हैं। जो विशेषताओं के आधार पर बात करें तो अब याद रखिएगा जिया मेज तो कॉमन रहेगा, जिया मेज के बाद में अगर आपसे पूछें कि फ्लिंट कॉर्न का क्या नाम होगा, तो जिया मेज तो उसमें कॉमन रहेगा, जिया मेज तो सब में चलेगा, याद रखिएगा ये जिया मेज तो सब में कॉमन है, ये जिया मेज इन सब पे आगे नाम आएगा ही आएगा। लेकिन उसके आगे अगर एक और नाम पूछे तो याद रखिएगा फ्लिंट कॉर्न के आगे आप लिखिएगा इंड्यूरेटा, और इसके आगे लिखेगा इंडेंटेटा। ये तो नाम कॉमन चलेगा सबके आगे, यहां पे रखेगा इंड्यूरेटा और यहां पे लिखेगा इंडेंटेटा। तो देखिए अगर आपसे डेंट कॉर्न का नाम पूछे तो क्या नाम हो जाएगा पूरा, जिया मेस, आगे आप क्या बताएंगे, इंडेटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पॉपकॉर्न का नाम पूछे इसी तरह से, तो पॉपकॉर्न का नाम होगा जिया मेस तो रहेगा, उसके आगे आप लगाएंगे एवर्टा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिया मेस तो चलेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे इवर्टा। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें नाम खाली ये वाले चेंज हो रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि इंड्यूरेटा किसको बोलते हैं, इंडेंटेटा किसको बोलते हैं, इवर्टा किसको बोलते हैं। अब देखिए स्वीट कॉर्न का नाम आएगा सेकेराटा, याद रखिएगा स्वीट कॉर्न का नाम क्या आएगा, सेकेराटा, और वैक्सीकॉर्न का है सेरेटिना, इसका नाम आएगा सेकेराटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम जिया मेस, यहां भी क्या आएगा वैक्सीकॉर्न का अगर आपसे नाम पूछे तो जिया मेस तो आएगा। अब देखिए अगर आपको इस तरह से पूछे कि वैक्सीकॉर्न का आगे वाला शब्द क्या है, जिया मेस के बाद में क्या आएगा, तो उसमें आएगा सेरेटिना, मैंने अभी बताया आपको सेरेटिना। इस तरह से ये सारे मक्का के प्रकार हैं, इस पे प्रश्न बनता है जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अगर आपसे पूछें कि भारत में सर्वाधिक कौन सा होता है इन सब में से, तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक ये होता है, इसकी पीली मक्का होती है। तो अगर आपसे पूछें कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मक्का यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिंट कॉर्न। अब देखिए यूएसए में कौन सा यूज करते हैं, तो डेंट कॉर्न जो होता है वो मेन कहाँ यूज किया जाता है, यूएसए में। इसका मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है, यूएसए। अमेरिका के अंदर मुख्य रूप से अगर कौन सा मक्का पूछे तो उसका आंसर आएगा डेंट कॉर्न। अब देखिए अगर आपसे स्वीट कॉर्न पूछे तो नाम से पता लगता है स्वीट कॉर्न में क्या होगा, दाना कैसा होगा, मीठा होगा, और वैक्सीकॉर्न जो होगा वो दाना मोम जैसा होगा। स्वीट कॉर्न दाना कैसा होता है, मीठा, और इसका दाना जो होता है वो मोम जैसा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया। और ये तो आप जानते हैं पॉपकॉर्न, आप जाते हैं मूवी देखने तो आप खाते होंगे पॉपकॉर्न, तो वो पॉपकॉर्न वाला मक्का कौन सा होता है, जिया मेस इवर्टा होता है। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए आपने जब मक्का की बात करी तो मक्का में आपने एक नाम सुना होगा QPM, देखिएगा उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, QPM इसको बोलते हैं क्वालिटी, P का मतलब होता है प्रोटीन, और M तो नाम से पता लगता मेज। ये है QPM, शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न बनता है QPM क्या होता है, इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा QPM का मतलब क्या है, क्वालिटी,
प्रोटीन मेज। अब देखिए क्यूपीएम जो होता है इसके अंदर 2 अमीनो एसिड कम होते हैं। कौन क्या होता है? 2 अमीनो एसिड इसके अंदर कम होते हैं। वो 2 अमीनो एसिड पूछे आपसे कौन कौन से कम होते हैं, तो याद रखिएगा वो 2 अमीनो एसिड जो होते हैं इसमें 2 अमीनो एसिड कम होते हैं, कम या अनुपस्थित होते हैं। उनके नाम याद रखिएगा, लाइसिन और दूसरा है ट्रिप्टोफेन। अगर आपसे कभी पूछ लें कि क्यूपीएम के अंदर कौन से अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन दोनों अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए इसके आगे हम बात करें इसका क्लाइमेट कैसा होगा और इसकी सोयल कैसी होगी। क्लाइमेट और सोयल, जलवायु और मृदा। तो देखिए मक्का मुख्य रूप से किस फसल, कौन सी फसल है ये तो आप जानते हैं। मक्का जो है वो मुख्य रूप से कब बोई जाती है उसके ऊपर बात करें तो मक्का को जो तापमान चाहिए होता है वो तापमान होता है 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा मक्का के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। तो मक्का की फसल के लिए अगर आपसे तापमान पूछ ले तो उसका आंसर क्या है, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए आपको तापमान पूछ लिया, उसके बाद अगर आपसे पूछें कि वृद्धि के लिए कितना चाहिए, मैंने आपको बता दिया इसका तापमान की रेंज होती है कितनी, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसमें आर्द्रता पूछ ले आपसे, ह्यूमिडिटी, तो वो होती है 60 से 70% तक। इसके लिए आर्द्रता की कितनी आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 60 से 70% तक इसमें आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मृदा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मृदा जो भी हो उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। ड्रेनेज सिस्टम उस मृदा के अंदर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला मेन ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपसे पूछें कि स्पेसिफिक मृदा का नाम बताओ तो आप याद रखिएगा दोमट मृदा इसमें सबसे बेस्ट होती है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा, दोमट मृदा। और उस मृदा का अगर पीएच पूछे तो पीएच 6 से 8.5 होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे मृदा का पीएच पूछ लें तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 8.5 उसका पीएच होना चाहिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं इसके आगे बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसकी सीड रेट क्या होगी, बीज दर क्या होगी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सीड रेट, अब देखिए बीज दर के ऊपर प्रश्न बनता है इसके अंदर, वो इस तरह से बनता है कि जब आपसे संकर मक्का का पूछ लें तो संकर मक्का का जो इसका सीड रेट होता है, अगर आपसे पूछे कि संकर मक्का में क्या सीड रेट होगा तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकर मक्का हाइब्रिड मेज, इसका आंसर है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। और अगर कंपोजिट का पूछ लें आपसे, कंपोजिट एक तो होती है हाइब्रिड मैच, दूसरी होती है संकुल मक्का। अगर आपसे संकुल मक्का का पूछ लें तो संकुल मक्का का आप क्या आंसर देंगे, संकुल मक्का का होता है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर, ये भी आप याद रखिएगा। 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर किसकी होती है, संकुल मक्का की होती है। अब देखिए अगर आप मक्का को चारे के लिए यूज कर रहे हो, चारे के लिए यूज कर रहे हो तो उसका आंसर हो जाएगा 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। इस तरह से आप मक्का की सीड रेट बता सकते हो। अब देखिए मक्का के जो सीड होते हैं उसको सबसे पहले आप 3 ग्राम थायरम या कैप्टान से ट्रीट करेंगे। जब आप बोएंगे उसके पहले किससे ट्रीट करेंगे, थायरम या कैप्टान 3 ग्राम। इससे सबसे पहले बीज का उपचारित किया जाता है बीज बोने से पहले, याद रखिएगा आप, जिससे क्या होता है उसमें जो डिजीज होते हैं उसका प्रकोप
कम हो जाए। अब देखिए, अगर आपसे पूछें कि मक्का को बोया कब जाता है, तो याद रखिएगा मक्का कौन सी फसल है, आपको बताई थी मैंने अभी, मक्का खरीफ की फसल है। तो मक्का को हमेशा कब बोएंगे हम, जून और जुलाई के अंदर। बुआई खरीफ कब, जून और जुलाई। लेकिन अगर आपको कभी पूछ लें कि नहीं रबी मक्का का बताइए, आप तो हमें रबी मक्का के बारे में बताइए कि रबी मक्का को कब बोया जाता है, तो याद रखिएगा रबी मक्का को हम बोते हैं अक्टूबर से नवंबर के अंदर, याद रखिएगा। रबी मक्का अपने यहाँ पे राजस्थान में पूछे तो सबसे पहले ज्यादा कहाँ होती है, बांसवाड़ा में होती है। ये चीज आप याद रखिएगा, रबी मक्का, ठीक है। अपने आसपास के एरिया में पूछे तो कहाँ पे यूज करते हैं सबसे पहले इसको, बांसवाड़ा में। अब देखिए, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कि कतार से कतार की दूरी कितनी होती है और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होती है, तो कतार से कतार की दूरी होती है 45 से 60 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट पूछ ले और उसकी गहराई पूछ ले, क्या होता है, कतार से कतार होती है, एक पादप से पादप की होती है, और उसकी गहराई कितनी होती है, नहीं प्रश्न बनते हैं। तो कतार से कतार की दूरी मैंने आपको बता दी 45 से 60। पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा कितनी होती है। और उसकी गहराई अगर पूछे तो 5 से 6 सेंटीमीटर। सब एनसीईआरटी किताब के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी मानी जाती है, तो ये उसके हिसाब से बताया मैंने आपको। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि इसके बाद में जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, उर्वरकों की, तो नेक्स्ट देखिएगा उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की इसमें कितनी कितनी मात्रा आवश्यक होती है। अगर इसके बारे में बात करें उर्वरकों के बारे में, तो याद रखिएगा जब भी हम उर्वरकों की बात करते हैं तो FIM तो आप जानते ही हो, लेकिन अगर आप NPK की बात करें तो 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 50 से 60 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और 30 से 40 किलोग्राम, और FIM तो आप जानते ही हो 15 टन के आसपास। FIM गोबर की खाद बोलो, FIM बोलो, तो ये आप याद रखिएगा 15 टन तो FIM की आवश्यकता होती है, और 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 ग्राम फास्फोरस और 30 से 40 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद भी अगर आपसे पूछे कभी कभी इसमें जिंक की आवश्यकता होती है, तो जिंक हम देते हैं इसमें 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर। तो अगर आपको कभी उर्वरकों के बारे में पूछ ले तो ये सारी चर्चा जो थी हमने किसके ऊपर करी, उर्वरकों के अंदर करी। अब देखिए, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इसमें जो भी डिजीज लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं या डिसऑर्डर होते हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण डिसऑर्डर जो होता है इसके अंदर वो आप जानते हैं, जिसपे प्रश्न बनता ही बनता है, कितने एग्जाम में पूछा गया है, खेरा रोग। खेरा रोग के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो खेरा रोग किसके कारण से होता है ये आप जानते हैं, किसमें होता है ये भी आप जानते हैं। उसी तरह से इसके अंदर एक रोग होता है, वो रोग होता है श्वेत कली का। याद रखिएगा कौन सा रोग होता है, व्हाइट बर्ड। व्हाइट बर्ड, श्वेत कली का। खेरा रोग राइस में होता है, व्हाइट बर्ड होता है वो किसमें होता है, मक्का में होता है, इसे बोलते हैं श्वेत कली का। प्रश्न बनता है कि व्हाइट बर्ड जो डिजीज है मक्का के अंदर होता है, ये किसके किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो याद रखिएगा ये होता है जिंक की कमी से। ये इसका प्रमुख दैहिक विकार है। श्वेत कली का मक्का में किसकी कमी से होता है, तो उसका आंसर है जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा भी बनता है मक्का का घिरना, पोटेशियम की कमी या नाइट्रोजन की अधिकता। पोटेशियम की कमी या नाइट्रोजन की अधिकता, लोजिंग बोलते हैं इसे, लोजिंग, गिरना। अगर इसका रीजन पूछे तो याद रखिएगा ये होता है पोटेशियम की कमी से या
किसकी अधिकता से? नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसमें क्लोरोसिस नामक एक रोग होता है, क्लोरोसिस, याद रखिएगा, क्लोरोसिस वो किसकी कमी से होता है? तो वो भी आप याद रखिएगा, वो होता है नाइट्रोजन की कमी से। इसको बोलते हैं हरितहीनता। ठीक है, तो अगर आपसे दैहिक विकार के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से मक्का के दैहिक विकार कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखिए, आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इसकी जो आप बुआई करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, सीड रेट बता दी मैंने आपको, ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी सारी। अब देखिएगा, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि इसमें जब हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेट करते हैं मक्का की फसल को, जब हम इरिगेट करते हैं, सिंचाई देते हैं, तो सिंचाई में इसकी कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी दो ही क्रांतिक अवस्थाएं मुख्य है, एक टेसलिंग और एक सिल्किंग। याद रखिएगा, क्रांतिक अवस्था एक होती है टेसलिंग, टेसलिंग, और एक होती है सिल्किंग। ये दो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं किसकी? मक्का की। जैसे आपने गेहूं में 6 पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे आपकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं कितनी है? 2 ही होती है। एक टेसलिंग जो आती है 45 से 50 दिन के बाद। ये कब आती है? 45 से 50 दिन, डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 45 से 50 दिन। और सिल्किंग अवस्था आती है 60 से 65 दिन, डेज आफ्टर सेइंग। टेसलिंग आपको बताया था, इसका जो नर भाग होता है उसे टेसल कहा जाता है, जो मादा भाग होता है उसे सिल्क कहा जाता है। तो उन्हीं का जब निर्माण होता है तब सबसे ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे पूछें कि इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। खरपतवार नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो एट्राजीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एट्राजीन का उपयोग करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। ब्रॉड लिफ्ट वीड जो होते हैं, जिसकी पत्तियां चौड़ी होती है, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एट्राजीन का उपयोग करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। और अगर आपसे संकरी पत्ती वालों का पूछ रहे तो उसका आंसर है एलाक्लोर। जिसे कमर्शियली हम क्या बोलते हैं? लासो भी बोलते हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ये होता है संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। तो अगर आपसे खरपतवार नियंत्रण पूछ रहे तो मैंने आपको बता दिया, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एट्राजीन का। और अगर संकरी पत्ती है तो हम उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो मैंने आपको बताया, वो हम करते हैं एलाक्लोर का। अब देखिए, उपज अगर आपसे पूछ लें तो इसकी उपज जो होती है वो हाइब्रिड वेराइटी की जो उपज होती है वो होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, उपज संकर मक्का की कितनी होती है और संकुल मक्का की कितनी होती है? तो याद रखिएगा, संकर मक्का की उपज होती है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, और संकुल मक्का की होती है वो होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये चीज आप याद रखिएगा कि इसकी उपज कितनी होती है? 40 से 50 और 30 से 40 इसकी उपज होती है। अब देखिए, हमने सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। इसकी जो मुख्य मुख्य वेराइटी है उन वेराइटी की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वेराइटी किस किस तरह की होती है, तो इसमें जो वेराइटी होती है वो वेराइटी एक तो लोकल होती है, एक हाइब्रिड होती है और एक संकुल होती है। लोकल, हाइब्रिड और संकुल। देशी, संकर मक्का और संकुल मक्का। संकुल को बोलते हैं कंपोजिट। हाइब्रिड और लोकल। अब अगर आपसे पूछें कि कुछ देशी इनके नाम बताओ, तो इसके देशी जो किस्में होती है वो नाम है बासी और नागरी। याद रखिएगा, बासी और नागरी। और अगर आपको हाइब्रिड मैच की वैरायटी पूछे, जहां से प्रश्न मेन बनता है,
हाइब्रिड मैच की जो वेराइटी होती है, हाइब्रिड मैच की अगर वेराइटी की बात करें तो गंगा का नाम सुना होगा आपने, गंगा 1, गंगा 2, रंजीत, डेक्कन, याद रखिएगा गंगा, गंगा 1, गंगा 1, गंगा 2, रंजीत, डेक्कन, गंगा सफेद 2। ये है इसकी मैच की हाइब्रिड वेराइटी के अगर प्रश्न बने तो ये इस तरह से बढ़ सकते हो आप। और संकुल अगर पूछे तो आप जानते हो माही कंचन और माही धवल, माही कंचन, माही धवल। अगर आपसे कंपोजिट वेराइटी के आंसर पूछे कि इसके उदाहरण बताइए तो उसका 2 उदाहरण बताया मैंने आपको, माही कंचन, माही धवल। इसके अलावा भी आप याद रख सकते हो जवाहर, सूर्या और किरण। याद अगर पूछना हो तो जवाहर, सूर्या और किरण। जवाहर, सूर्या, किरण, ये सारी कौन सी वेराइटी है इसकी? कंपोजिट वायरी वेराइटी है। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछे कि आपने जो क्यूपीएम की बात करी थी, क्वालिटी प्रोटीन मैच, उसका भी तो कोई उदाहरण होगा। तो याद रखिएगा क्यूपीएम वाली जो वेराइटी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिमान, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। ये याद रखिएगा दोनों किस तरह की वेराइटी है? क्यूपीएम वाली, क्वालिटी प्रोटीन मैच वाली वेराइटी है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ लें कि ओपेक वाली वेराइटी कौन सी है, तो ओपेक वाली बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है प्रोटीना और रत्ना। ओपेक, जो उसका ओपेक जीन होता है उस वाली जो वेराइटी है वो है प्रोटीना और रत्ना। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप दोनों याद रखिएगा, प्रोटीना और रत्ना। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, पूरी की पूरी मक्का फसल को बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है। इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको हर फसल के मिलेंगे इसी चैनल पर, आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर पर। तो आज ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी महत्वपूर्ण फसलों और फलों के आपके सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।